हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके स्कूल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम ये क्वेश्चंस को अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आता है चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पे आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे हमें न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका स्टेटमेंट लिखना होता है, साथ साथ में हमें एक डेरिवेशन करना है जहाँ पे हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू ma। सबसे पहले आप लोग जो है वो स्टेटमेंट को लिख दो और समझ लो। स्टेटमेंट ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। न्यूटन ने ऐसा कहा था कि जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना वो फोर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दैट मीन्स उसने ऐसा कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब आप लिख सकते हो कि नीचे जो है वहां पे टाइम आने वाला है। सो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के साथ, ऐसा ये स्टेटमेंट बताता है। अब हमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी करना है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में अगर हम मोमेंटम को फाइंड करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। दैट मीन्स जो इनिशियल मोमेंटम होगा जिसको मैंने यहाँ पे pi से डिनोट किया है वो कितना होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम हमें देखना है तो वो क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिख देते हैं। तो फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन t। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझना। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमने देखा क्या था? मास इनटू वेलोसिटी v। इनिशियल मोमेंटम क्या था? तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाय आएगा टाइम टेकन t। अब देखो इन दोनों में m कॉमन है तो मैं m को बाहर लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा? v माइनस यू अपॉन टी। और ये तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में देखा था, ये क्या होता है? एक्सीलरेशन a जितना। जब हम प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ता है k, और वो कांस्टेंट की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर ले तो फाइनली आंसर जो है वो आएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और आपको पूछे कि फोर्स का SI यूनिट क्या है तो आप लिख सकते हो न्यूटन, या तो इसे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। कैसे लिखा? तो मास का SI यूनिट kg होता है, एक्सीलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा डेरिवेशन किया जाता है। डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज इनर्शिया एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो अगेन आपको चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इनर्शिया को डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है सो दैट वो हमेशा अपने स्टेट को जो है चेंज करने से रोकेगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना। जब तक मान लो आपके पास कंपास होगा, ठीक है, स्कूल बैग होगा, वो कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है जिससे वो अपना जो स्टेट है उसको मेंटेन करके रखता है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करने का ट्राई करते हैं तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो इस रेजिस्टिव नेचर को कहा जाता है उसका इनर्शिया। जिस भी बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो 1 kg का स्टोन है, उसको पुश करने के लिए आपको लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कोई 20 kg का स्टोन है तो उसको फोर्स जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा तो ही वो मूव करेगा। ऐसा क्यों होता है?
तो बिकॉज 1 kg वाला जो स्टोन है उसका इनर्शिया कम होगा, वो आपको कम रेजिस्टेंस करेगा। लेकिन जो 20 kg वाला स्टोन है वो आपको ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इस चीज को कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, जैसे ही तुम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करने का ट्राई करोगे ना तो वो आपको रेजिस्ट करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। और ये जो इनर्शिया है वो टोटल 3 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे ही रहना पसंद है। ठीक है, वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक तुम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करो। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे हमेशा मोशन में ही रहना पसंद होगा। और सिमिलरली थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि जब तक तुम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज नहीं करवाओगे तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लेना, ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। इनर्शिया से ही रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको देखो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये दोनों चीजें जो है सेम है, बस दोनों के स्टेटमेंट जो है वो थोड़े से अलग है लिखने में, मतलब दोनों का सेम ही है। ये स्टेटमेंट आप अपने नोटबुक में लिख देना। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई। कोई भी बॉडी जो है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे कि मान लो कि ये मार्कर को मैं अभी बोर्ड के साथ फिक्स कर दूं, तब तक ये मूव नहीं करेगा जब तक मैं उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज को कहा जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आप बस में खड़े हो, ठीक है, बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है, तो इनिशियली क्या था, आप भी बस के अंदर स्टेशनरी खड़े थे, बस भी स्टेशनरी थी, तो उसको कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो गिर सकते हो। इस चीज को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल। बस आगे जाने का ट्राई करती है तो आप जो है वो पीछे की तरफ चले जाओगे। क्यों? बिकॉज आपके जो लेग्स थे वो इनिशियली स्टेशनरी थे, उसको स्टेशनरी ही रहना पसंद है, लेकिन आप अलर्ट नहीं थे, इसलिए आपकी जो बॉडी है वो कहाँ पे जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा कि बस अचानक से ब्रेक मारेगी, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, तो आपकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि अगर आपके क्लोथ्स जो है वो वेट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, वो कैसे रहते हैं, हमेशा स्टेशनरी रहते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर अचानक से झर्क अप्लाई करोगे तो वो फोर्स की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्लोथ से बाहर निकल के नीचे गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा स्टेशनरी पे रहना पसंद करता है अगर वो पहले से ही स्टेशनरी है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे मोशन में ही रहना पसंद है। ये सब कुछ जो है वो इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। ये अगेन आपके लिए 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखना है। इससे पहले हमने न्यूटन का सेकंड लॉ देख लिया है, फर्स्ट लॉ देख लिया, इनर्शिया देख लिया। अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, तो न्यूटन के जो है सारे लॉस कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज इन तीनों में से डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 1 तो पूछे जाने का पूरा चांस है। चलो अब हम ये स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल में 2 फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। एक फोर्स को कहा जाता है एक्शन फोर्स, दूसरा फोर्स जो है उसको कहा जाता है रिएक्शन फोर्स। न्यूटन ने ऐसा कहा था कि ये जो दोनों फोर्सेस है
उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल रहता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। किसको कहते हैं एक्शन फोर्स, किसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स, वो अभी हम जान लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है बॉल, वो नीचे गिरने वाला है, तो ऑब्वियसली जैसे ही बॉल ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो बॉल है वो क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स को हम क्या कहते थे, एक्शन फोर्स। सिमिलरली न्यूटन ने ऐसा कहा है कि अगर एक्शन फोर्स जो है ये बॉल नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा तो ग्राउंड जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्सेस ऐसे होंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। आपको ऑब्वियसली फिगर से पता चली क्या होगा, एक्शन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये जो है न्यूटन ने बताया था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम उसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वॉकिंग। जब हम कहीं पे वॉक करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हम ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है पुश करते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड हमें क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसकी वजह से जो है हम मूव कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है इसका स्विमिंग। स्विमिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो वाटर हमें जो है बाद में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, इसलिए ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल बनता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन। जैसे ही हम किसी गन में ट्रिगर को पुश करेंगे तो क्या होता है, वहां से बुलेट निकलती है, तो बुलेट जो है वो एक्शन फोर्स से बाहर निकलती है, तो गन के ऊपर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगता है, उस चीज को कहा जाता है रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, बुलेट आगे की तरफ गई तो आपने देखा होगा कि ये जो गन है वो पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, उस चीज को कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। साथ साथ में आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी सी राइफल होती है, ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए सोल्जर्स जो है वो शोल्डर का सपोर्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे उसकी साइज बढ़ जाएगी राइफल की तो ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट में रिएक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए शोल्डर का सपोर्ट चाहिए। विदाउट शोल्डर सपोर्ट हम जो है फिर वो राइफल को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉइल ऑफ गन में जो है आप याद रखना। सिमिलरली कोई भी रॉकेट जब लॉन्च होता है तो आपने देखा होगा कि नीचे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है। वो क्या करता है, धुआं जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च होगा। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज इसके बेसिस पे है आपको डेफिनेटली 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे जा ही सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको पूरी थियरी पूछे तो ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो एक डेरिवेशन है जो डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला, जो एक्चुअल में चैप्टर नंबर 9 में से आता है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के मास को और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देना तो उससे जो क्वांटिटी मिलती है उसको कहा जाता है मोमेंटम। यहाँ पे हमें उसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो डिराइव करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। मोमेंटम कंजर्वेशन मीन्स कि जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर, मान लो कि 2 बॉडीज है या तो 2 से ज्यादा बॉडीज है, जब उनके बीच में फोर्सेस लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, और वेलोसिटी में चेंज आएगा दैट मीन्स मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हमें यहाँ पे ये बताना है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कि जो उसका पहले इनिशियल मोमेंटम था वही उसका फाइनल मोमेंटम बनेगा। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता, ठीक है, ये जो 2 बॉडीज हैं
वो सिर्फ एक ही दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उनके ऊपर जब कोई और फोर्स नहीं लगेगा तो उस केस में इन दोनों बॉडीज का जो इनिशियल मोमेंटम का सम है वही फाइनल मोमेंटम का सम बनेगा। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस टू बॉडी विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस टू बॉडी ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। यहाँ पे देखो हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक फिगर बनाना आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने 2 बॉडीज को कंसीडर कर लिया। एक बॉडी जो है उसका मास हमने ले लिया m1 और दूसरी बॉडी है जिसका मास ले लिया हमने m2। ये दोनों बॉडीज जो है वो रिस्पेक्टिवली इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमने u1 ले ली है और इसकी ले ली है u2। अब दोनों देखो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले हैं और हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि ये जो बॉडी m1 है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स जब ये बॉडी ट्रैवल करेगी आगे की तरफ, उस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच में होगा कोलिजन। और जब कोलिजन होता है दैट मीन्स क्या होगा, ये दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। वहां पे हमने क्या देखा था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो बॉल 1 है, ठीक है, वो उसको इस तरफ पुश करने का ट्राई करेगी, बॉल 1 इस तरफ फोर्स लगाएगा तो ये जो बॉल नंबर 2 है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने F12 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। बॉल 1 ने जो है वो बॉल 2 के ऊपर फोर्स लगाया है। सिमिलरली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लिखा है F21। दैट मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, मतलब कि बॉल 2 ने 1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन के वक्त फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और बाद में हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि मास m1 जो था, ठीक है, बॉडी m1, उसकी वेलोसिटी v1 जितनी हो जाती है, पहले कितनी थी u1, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v1 जितनी। सिमिलरली जो मास m2 है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 जितनी। अब हमें यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करना है। इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से अब जो है मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे जो है फोर्सेस लग रहे हैं, दैट मीन्स हमें फोर्स का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें मिला था। तो हम सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करें बॉल 1 के लिए, तो बॉल 1 का चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1। ठीक है, मोमेंटम मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, दैट मीन्स m1 इंटू v1, ये हुआ फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, वापिस से m1 इंटू u1, वेयर u1 इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब हम देखते हैं फोर्स क्या लगेगा। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, यहाँ पे मोमेंटम चेंज क्यों हो रहा है बॉल 1 का, तो रीजन क्या बनेगा, बिकॉज बॉल 2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। ठीक है, इसलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1 हम देखेंगे तो वो क्या बनेगा, ये जो चेंज इन मोमेंटम है डिवाइड बाय टाइम, बिकॉज हमने देखा था फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन टी। तो ये देखो हमने ऊपर जो चेंज इन मोमेंटम निकाला है इसको कहा जाता है डेल्टा पी। उसको जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिला बॉल 1 के लिए। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2 हम देखें यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे 1 जो बॉल है वो 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो सिमिलरली देखो हमने यहाँ पे m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी किया है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। यहाँ पे 2 हमें इक्वेशन मिल चुके हैं, अब दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। सो यहाँ पे अभी हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे और वहाँ पे हमें पता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दैट मीन्स F12 जो है वो इक्वल होगा F21 के साथ, लेकिन यहाँ पे आगे आएगी माइनस की साइन, क्यों, बिकॉज दोनों फोर्सेस जो है वो
ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो अभी जो हमने इक्वेशन 1 और 2 बनाए थे ना, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो F12 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई टाइम टेकन t, फिर माइनस की साइन और बाद में m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टाइम t, दोनों जगह से टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस की साइन को तुम जो है अंदर लेके जाओ तो m1v1 माइनस हो जाएगा और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा m1u1। अब हमें क्या करना है, जो सेम वेलोसिटी वाले टर्म है उसको साथ में लेना है, मतलब कि एक तरफ आएगी फाइनल वेलोसिटी वाले टर्म्स, दूसरी तरफ आएंगे इनिशियल वेलोसिटी वाले टर्म्स। तो ये वाला जो टर्म है जो माइनस में है वो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो माइनस में है वो उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, m2v2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये देखो दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी है, तो ये क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। और यहाँ पे देखो दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो जो हमने स्टेटमेंट लिखा था कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बायोलॉजी सेक्शन में से आता है, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये ऐसे टाइप के टिश्यूज होते हैं जो मोस्टली हमें पता ही है कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। इन दोनों सेल्स में या तो इन दोनों टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा थियोरिटिकल है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और साथ साथ में लर्न कर लेना। हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम जो है उसका हम पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। इट कंडक्ट्स वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन वेस्क्यूलर प्लांट्स। जितने भी वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं उसके अंदर वाटर और साथ साथ में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंडक्ट करवाना है, तो वो जो काम है वो जाइलम टिश्यूज करते हैं। फ्लोएम टिश्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ही कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। ये वाटर साथ साथ में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब हो गया फूड, ठीक है। तो ये वाटर और फूड दोनों को कंडक्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को कंडक्ट करते हैं, ये पार्ट आपको याद रखना है। अगर हम कंडक्शन की बात करें तो जाइलम टिश्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से लेके अपवर्ड डायरेक्शन में ही कंडक्शन करते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में ये जो है कंडक्शन करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे हम कंडक्टिंग चैनल्स के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं उसको कहा जाता है ट्रैकेड्स एंड वेसल्स, और यहाँ पे जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं उसको कहा जाता है सेव ट्यूब्स। ये पार्ट आपको याद रखना है। जाइलम टिश्यूज जो है वो साथ साथ में प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज जो है ना उसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ पार्ट लिविंग होते हैं, कुछ पार्ट डेड होते हैं। यहाँ पे जो जाइलम पैरेन्काइमा है वही पार्ट सिर्फ लिविंग होता है, और लेकिन फ्लोएम के अंदर टोटल 3 पार्ट्स जो है वो लिविंग होते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल हो गया एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो प्योर थियोरिटिकल है, इसको आप लर्न कर लोगे तो आपके 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जो अगेन चैप्टर नंबर 6 में से आता है, और ये एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है। वापिस एक डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अगेन ये दोनों क्या है, तो टाइप ऑफ टिश्यूज ही है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनके बीच का डिफरेंस जो है आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये जो डिफरेंस बिटवीन हो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में लिख लो, हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले जो कॉलेनकाइमा सेल्स है वो कैसे होते हैं, लिविंग, याद रख लेना है। स्क्लेरेनकाइमा कैसे होंगे, डेड होंगे, उसका ऑपोजिट। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सॉफ्ट प्राइमरी वॉल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक हार्ड सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो आपने कोकोनट देखा होगा,
कोकोनट की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है, तो ये सेकेंडरी सेल्स की वजह से होती है। ये आपको 1 मार्क में पूछा जाता है कि कोकोनट के अंदर कौन से टाइप का सेल है, तो याद रख लेना स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। सिमिलरली एक और पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ के अंदर इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ल्यूमेन होता है। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज ये जो है किसी भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, लर्न कर लोगे फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो अगेन चैप्टर नंबर 6 में से आता है। यहाँ पे आपको नर्वस टिश्यू को एक्सप्लेन करना होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये जो डायग्राम है उसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है तो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक में ये डायग्राम बना लो। ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, उसके अंदर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स होते हैं एक सेल के अंदर। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है सेल बॉडी, ये वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये पार्ट को कहते हैं डेंड्राइट, ये जो पार्ट जा रहा है उसको कहते हैं एक्सॉन, और ये जो पार्ट है उसको कहा जाता है नर्व एंडिंग। सबसे पहले ये जो नर्वस टिश्यूज हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले याद रख लेना कि ये जो नर्वस टिश्यूज है वो ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और साथ साथ में नर्व्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर सेल है नर्वस टिश्यू का, वो बनता है हमारा न्यूरॉन, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और जो सिंगल सेल बनता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका काम क्या है, तो हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, उसको ये रिसीव करता है और सेंड करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करेगी हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ही हमेशा ट्रैवल करती है, ठीक है। कैसी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आपने गलती से भी गर्म पानी के अंदर अपना हाथ डाल दिया तो तुरंत ही आप झटके के साथ अपने हाथ को पीछे ले लेते हो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नर्वस टिश्यू जो है वो आपके ब्रेन तक सिग्नल ट्रांसमिट करता है कि अगर आपने ज़्यादा देर तक हाथ रखा तो आपका हाथ कंप्लीटली जल जाएगा, ठीक है। तो वो इफेक्ट को कम करने के लिए, आपको बचाने के लिए जो है नर्वस टिश्यू जो है वो तुरंत ही सिग्नल प्रोवाइड कर देता है ब्रेन तक, जिसकी वजह से आप तुरंत ही अपने हैंड को पीछे ले लेते हो। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन जो है बाद में अपने हैंड तक सिग्नल प्रोवाइड करता है और हैंड को जब सिग्नल मिलता है तो तुरंत ही हैंड जो है वो आपका पीछे आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो नर्वस टिश्यू काम करता है। साथ साथ में आपके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली सिस्टम है, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। साथ साथ में जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। ये जो पार्ट है वो आपको अच्छे से याद रखना है, 3 मार्क्स का मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन चैप्टर नंबर 6 में से आता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, साथ साथ में कई बार ये आपको MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है। यहाँ पे हमें टिश्यू की लोकेशन प्रोवाइड की है और वहां पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टिश्यू जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब कि माउथ के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वहां पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, तो आप याद रख लेना उसे कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मतलब कि मसल और बोन को कौन कनेक्ट करता है, याद रख लेना टेंडन्स। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट, तो आंसर आएगा फ्लोएम। नेक्स्ट है टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फैट होता है वो कौन से टिश्यू के फॉर्म में होता है, तो एडिपोज टिश्यू इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स,
तो उसको कहा जाता है वेस्क्यूलर टिश्यू। और लास्ट में है टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसका आंसर आएगा नर्वस टिश्यू। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली याद रख लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेम दी सेपरेशन टेक्निक फॉर द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है। अगेन आपको ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, साथ साथ में 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं और हम कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं पर्टिकुलर केस में, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। फर्स्ट केस है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर, मतलब कि अगर वाटर के अंदर जो है नमक मिल चुका है तो हमें वहां से नमक को, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करना है, तो वो मेथड को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ठीक है, हमें पता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक वॉलेटाइल सॉल्ट है, तो वॉलेटाइल सॉल्ट जो है उसको अगर हम हीट करेंगे ना तो वो इवापोरेट हो जाएंगे, तो वो मेथड को कहा जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है मेटल फ्रॉम इंजीन ऑयल। इंजीन ऑयल के अंदर कोई मेटल के पीसेस रह गए तो उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। ठीक है, फ्लावर का जो पेटल है उसके अंदर डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, वो कलर पिगमेंट्स को हमें ऑब्टेन करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, इसको मोस्ट टाइम भी मार्क करना। ठीक है, हमें अगर बटर को ऑब्टेन करना है कर्ड में से तो हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर, तो उसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल आती है, वो ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर देती है। टी लीव्स फ्रॉम टी, तो यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन करते हैं जो रोज हम सुबह करते ही हैं। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, तो ब्लोइंग एयर का हम यूज करते हैं। और लास्ट है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर के अंदर अगर मड के पार्टिकल्स हैं तो हम यहाँ पे एलम का यूज करके उसे सेपरेट कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिसको आप डायरेक्टली याद कर लोगे तो आपके जो मार्क्स है वो पक्के हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो चैप्टर नंबर 2 में से आता है। यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड, जो हमें डायग्राम का यूज करके एक्सप्लेन करने का होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के लिए। इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि डेफिनेटली 110% चांस है कि ये पूछा जाए। सबसे पहले आप जान लो इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको लिखना आना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन सेम सॉल्वेंट। सबसे पहले जान लो कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक्चुअली वर्ड बना है क्रोमा में से। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किसी भी कलर को सेपरेट करने वाले हैं उसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो प्रिंसिपल है वहाँ पे वर्ड आता है सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम सॉल्यूबल होंगे, तो उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे कलर जो है वो सेपरेट होते हैं। यहाँ पे जो हम क्रोमेटोग्राफी की मेथड डिस्कस करने वाले हैं उसको कहा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमारे पास सबसे पहले एक ये क्रोमा पेपर होता है जहाँ पे हम पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे जो भी कलर को हमें सेपरेट करना है, ठीक है, उसकी इंक को यूज करते हैं और यहाँ पे हम इंक का एक स्पॉट कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, उसको एक ग्लास जार के अंदर जो है रख देना है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का जार आता है, उसके अंदर जो है हम यहाँ पे क्रोमा पेपर को जो है वो अटैच करके हैंग करके रख देंगे और नीचे जो है वो क्या होगा, वाटर का सॉल्यूशन होगा। जैसे ही ये क्रोमा का पेपर वाटर के सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आएगा, तुरंत ही ये पेपर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगा और जब ये वाटर इंक का ये जो डॉट है उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे जो इंक है वो अपने कंपोनेंट्स में जो सेपरेट हो जाएगी और डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे आपको जो है उसका सेपरेशन मिलेगा। एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर इंक जो है वो एक सिंगल कलर से नहीं बनती, वो एक्चुअल में मल्टीपल कलर से बनती है, तो वो मल्टीपल कलर्स में सेपरेट हो जाएगी।
कुछ इस तरीके से। जो कलर सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है इस वाटर के अंदर वो आपको सबसे टॉप पे मिलेगा, ये चीज़ याद रखना है। जो कलर सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है वो आपको सबसे टॉप पे मिलेगा। जो कलर सबसे लेस सॉल्यूबल है, लीस्ट सॉल्यूबल है, वो आपको नीचे मिलेगा बॉटम में। और इस तरीके से जो है कोई पर्टिकुलर इंक जो है वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से ये पूरा पार्ट जो है होता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देख लिया कि कोई भी कलर्ड डाई है या तो इंक है, उसको सेपरेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। साथ साथ में फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम ब्लड के अंदर क्या कोई पर्टिकुलर ड्रग प्रेजेंट है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ साथ में जब भी प्रोटीन में से एमिनो एसिड को सेपरेट करना हो तो ये क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करा दिए, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका सॉल्यूशन आपको नीचे वीडियो में एक लिंक दी है वहां से मिल जाएगा। नीचे आपको क्लास 9 प्लेलिस्ट की एक लिंक मिलेगी, वहां पे मैंने डिफरेंट चैप्टर्स आपको सिखाए थे और वो चैप्टर्स के अंदर कौन से आईएमपी क्वेश्चन है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियो में डेफिनेटली मिल जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं और कौन कौन से हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, जो चैप्टर नंबर 1 में से आता है। नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है, ये भी आपको चैप्टर 1 में से मिल जाएगा। साथ साथ में आपको कई बार बॉइलिंग एंड इवापोरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में मिल जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन पूछा जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, उसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 2 में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फिर कॉलॉइड्स और सस्पेंशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके एग्जांपल्स क्या है, पार्टिकल की साइज क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो भी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। फिर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है 4 मार्क्स में जो पूछा जा सकता है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 मोशन में से आता है। इसका भी मैंने एक डिटेल्ड सॉल्यूशन बताया है चैप्टर नंबर 8 में, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी देख लिया है। फिर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, साथ साथ में लाइसोसोम्स को क्यों सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, वो भी पूछा जाता है, तो ये चैप्टर नंबर 5 के वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है विथ लेबल, वो भी हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था। और साथ साथ में मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है, मसल टिश्यूज है, तो उनके बारे में भी चैप्टर नंबर 6 में जो है पूछा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है 11, इसको भी अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो डेफिनेटली आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी स्कूल की एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप अपनी एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अंटिल देन गुड बाय, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।